महाराष्ट्र को लेकर अमित शाह के घर चल रही बैठक को करीब 1 घंटे से ज्यादा हो चुके हैं और इस मीटिंग में महाराष्ट्र के अगले मुख्यमंत्री और नई सरकार का स्वरूप तय करने पर बात हो रही है। देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे और अजित पवार भी इस मीटिंग में हैं और इन तीनों नेताओं से मिलने से पहले अमित शाह ने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ अलग से भी एक मीटिंग की है। देवेंद्र फडणवीस का मुख्यमंत्री बनना लगभग तय है, लेकिन असली चर्चा मंत्रालय के बंटवारों को लेकर हो रही है। आज की बैठक में इस बात पर मुहर लगेगी कि किस पार्टी को कितने मंत्री पद दिए जाएंगे और कौन से मंत्रालय दिए जाएंगे। मीटिंग से पहले की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर गृह मंत्री अमित शाह के घर इस वक्त एक अहम बैठक चल रही है और अब सबकी नजरें इसी बात पर है कि सीएम कौन होगा। हालांकि सीएम के नाम को लेकर तस्वीर लगभग साफ हो चुकी है, बस अब नाम पर फाइनल मुहर लगनी है, ऑफिशियल ऐलान होना बाकी है। और इसी को लेकर आज दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के घर इस वक्त एक बड़ी बैठक चल रही है। हालांकि ये कहा जा रहा है इस बैठक में ये भी तय किया जाएगा कि कितने मंत्री पद दिए जाएंगे, किसे कौन कौन से मंत्रालय दिए जाएंगे। इसको लेकर मंथन चल रहा है और अब से कुछ ही देर में इस पर फाइनल मुहर लग सकती है। मेरे दो सहयोगी इस वक्त जुड़े हुए हैं। देवेंद्र पराशर मेरे साथ दिल्ली से जुड़े हुए हैं और मुंबई से भी मेरे सहयोगी जुड़ेंगे। सबसे पहले देवेंद्र का मैं रुख कर लेती हूँ। देवेंद्र का रुख करूं से पहले आपको ये बड़ी जानकारी दे दें कि इस वक्त गृह मंत्री अमित शाह के घर पर अहम बैठक चल रही है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को लेकर जो सस्पेंस अभी भी बरकरार है। हालांकि ये तय जरूर है कि मुख्यमंत्री पद किसे मिलेगा, लेकिन इंतजार ऑफिशियल अनाउंसमेंट का किया जा रहा है और अब तस्वीर साफ हो चुकी है। एकनाथ शिंदे के बयान के बाद से ये जरूर माना जा रहा है कि जो मुख्यमंत्री है वो बीजेपी का होगा, यानी कि देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री का जो ताज है वो उन्हें मिलने जा रहा है और अब बस नाम पर फाइनल मुहर लगनी है और इसी को लेकर मीटिंग चल रही है। बैठक में महायुति के तीनों नेता देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे और अजित पवार भी शामिल हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि मीटिंग में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मौजूद हैं और बताया जा रहा है कि अब से कुछ ही देर में ये जो मीटिंग है खत्म हो जाएगी और जो मंथन इस वक्त चल रहा है, किसे कितने मंत्रालय दिए जाएंगे, कितने मंत्री पद दिए जाएंगे, इसको लेकर मंथन चल रहा है। बताया जा रहा है कि अजित पवार भी अपने कुछ करीबियों का नाम लेकर इस मीटिंग में पहुंचे हैं, जिन्हें वो मंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। इसके अलावा एकनाथ शिंदे कहा जा रहा है कि उन्हें डिप्टी सीएम का पद दिया जा सकता है। साथ ही उनकी तरफ से भी कई नाम दिए जाएंगे, जिसको लेकर यहां पर मंथन होगा इस मीटिंग में। हालांकि देवेंद्र फडणवीस इस जीत के हीरो जरूर माने जा रहे हैं। जिस तरीके से बीजेपी ने परफॉर्म किया और महायुति ने जिस तरीके से परफॉर्म किया है, जिस तरह से ये क्लीन स्वीप किया है, इसको लेकर ये जरूर माना जा रहा है कि शिंदे और अजित पवार को भी अमित शाह किसी तरीके से नाराज नहीं करना चाहेंगे और ये कोशिश होगी गृह मंत्री अमित शाह के भी कि जो करीबी हैं एकनाथ शिंदे के और अजित पवार के, उन्हें मंत्री पद से नवाजा जाए। हालांकि किसे कौन सा मंत्रालय मिलेगा फिलहाल ये तो साफ नहीं है और इसी को लेकर इस वक्त आपको बता दें कि मंथन चल रहा है गृह मंत्री अमित शाह के घर पर। देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार, एकनाथ शिंदे भी इस मीटिंग में शामिल है। इससे पहले आपको बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह ने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से अलग से भी एक मीटिंग की है। मेरे सहयोगी देवेंद्र पराशर जुड़ चुके हैं अमित शाह के घर से, हमारे पॉलिटिकल एडिटर हैं और जिस तरीके से देवेंद्र, ये लगभग तय माना जा रहा है कि देवेंद्र फडणवीस ही मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे, बस अब ऑफिशियल ऐलान का इंतजार बाकी। भीतर क्या चल रहा है मीटिंग में, आपके पास क्या जानकारी? देखिए, आज की जो बैठक थी गृहमंत्री अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सबसे पहले महाराष्ट्र के एकनाथ शिंदे, जो कि शिवसेना के नेता हैं और पिछले मुख्यमंत्री, कार्यवाहक मुख्यमंत्री अभी हैं, उनको बुलाया गया था। और जाहिर तौर पे क्योंकि अब उनको मुख्यमंत्री महायुति नहीं बनाने जा रही, तो इसलिए उनको समझाना बहुत ज़रूरी था आमने सामने बैठ के। हालांकि कम्युनिकेट तो उनको पहले ही किया जा चुका था, लेकिन वो ओवर फोन कम्युनिकेशन था। आमने सामने की मुलाकात बीजेपी के टॉप दो नेताओं के साथ ये बैठ के आज एकनाथ शिंदे को पहले बताया गया। उसमें लगभग 35 से 40 मिनट लगभग लगा और उसके बाद शिंदे ने जो अपनी बात कही उसे सुना गया और उसमें ये भरोसा दिया गया, जो सोर्सेज हमारे बता रहे हैं गृहमंत्री अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के द्वारा, कि एकनाथ शिंदे के साथ भी पूरे यथासंभव न्याय किया जाएगा और जो महायुति
मिलकर जिस तरह से चुनाव लड़ी, सरकार भी मिलकर ही चलेगी और महायुति की सरकार रहेगी। तो एक कोशिश ये की गई कि उनको एक तरह से कंसोल किया जाए कि भले ही मुख्यमंत्री, क्योंकि बीजेपी मानने वाली बात है कि 132 विधायक अगर हैं तो कैसे मुख्यमंत्री का पद छोड़ सकती है। पार्टी के कार्यकर्ताओं की भी अपने एम्बिशन होते हैं, महत्वाकांक्षा होती है कि उनका नेता ही मुख्यमंत्री बने, और ये सारी चीज़ें एकनाथ शिंदे को समझा दी गई। और उसके बाद देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार वो दोनों आए, प्रफुल्ल पटेल भी साथ हैं, सुनील तटकरे भी साथ हैं। तो इन सारे लोगों के साथ बैठ के वो ये कोशिश की जा रही है कि पोर्टफोलियो और वो तय कर लिया जाए, नंबर ऑफ मिनिस्टर्स तय कर लिए जाएँ, और साथ ही साथ जो कमीशन होते हैं स्टेट में उनको भी तय कर लिया जाए, प्रभारी मंत्री की बात कर ली जाए। तो कुल मिलाकर ओवरऑल सरकार की जो पूरी रूपरेखा होगी उसे एक तरह से फाइनलाइज किया जा रहा है। हमारे ठीक पीछे जो गृहमंत्री अमित शाह का घर है उसमें, और अब से थोड़ी देर के अंदर संभव है कि बैठक खत्म हो जाए। हालांकि ऐलान आज शायद ही किया जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा संभावना इस बात की रहेगी कि देवेंद्र फडणवीस का नाम तो विधायक दल की बैठक में ही चुना जाएगा, केंद्रीय पर्यवेक्षक दिल्ली से जाएंगे, लेकिन वो सारी चीज़ें महज औपचारिकता रहेंगी। एक तरह से इस बैठक में, अभी जो बैठक चल रही है, इसी में सरकार की पूरी रूपरेखा तय कर दी जाएगी। प्रिया। बिल्कुल देवेंद्र, जिस तरीके से इस बैठक में, अब जैसे आपने बताया कि नंबर ऑफ मिनिस्टर्स तय होंगे, लेकिन जिस तरीके से खासतौर पर मराठवाड़ा के नामों को लेकर चर्चा है, क्योंकि ज्यादातर जो नेता है वो मराठा समुदाय से आते हैं, क्या ये माना जाए कि ज्यादा से ज्यादा नेतृत्व उनका हो सकता है? नहीं, ऐसा मानना सरकार के हिसाब से शायद उस रूप में ठीक ना हो। ये डोमिनेंट लॉजिक जरूर रहता है, लेकिन बीजेपी के अपने पॉलिटिक्स की बात करें तो ये अलग बात है कि मराठाओं ने भी बीजेपी के पक्ष में, महायुति के पक्ष में जबरदस्त तरीके से वोट किया है। लेकिन बीजेपी चुनाव या काउंटिंग से पहले तो ये मानकर चल रही थी कि खासतौर पर जो ओबीसी कम्युनिटी है, अगर मराठा महाविकास आघाड़ी की तरफ गोल बंद है तो ओबीसी कम्युनिटी महायुति की तरफ गोल बंद है। तो उस कंडीशन में ये जो सरकार की रूपरेखा होगी उसमें आपको एक ओवरऑल रिप्रेजेंटेशन दिखेगा, क्योंकि महायुति के पक्ष में महाराष्ट्र के सभी रीजन में वोट पड़े हैं, सभी रीजन में उसे सफलता हासिल हुई और सभी कास्ट कम्युनिटी के अंदर उसको सफलता हासिल हुई है। तो ऐसे में औरंगाबाद के रीजन में तो ये भी दावा किया जा रहा था कि वहाँ कुछ मुस्लिम ने भी वोट किए हैं, तो वो अलग बात है। लेकिन ओवरऑल कास्ट कॉम्बिनेशन की बात करें तो कोशिश ये जरूर होगी कि एक फुल रिप्रेजेंटेशन दिया जाए। हाँ, 2 डिप्टी सीएम तो मराठा होंगे ही, चाहे एकनाथ शिंदे की बात कर लें तो, या फिर अजीत पवार की बात करें तो। दूसरी तरफ देवेंद्र फडणवीस जो कम्युनिटी से, तो ब्राह्मण कम्युनिटी से आते हैं, लेकिन महाराष्ट्र में एक तरह से आप कह सकते हैं कि कास्ट न्यूट्रल कम्युनिटी है वो, जिसको मराठा को बनाएंगे तो ओबीसी को दिक्कत होगी, ओबीसी को बनाएंगे तो हो सकता है मराठा को दिक्कत हो, इन दोनों में से किसी को बनाया जाए तो हो सकता है दलित को दिक्कत हो। तो ऐसे में एक कास्ट न्यूट्रल कम्युनिटी सा स्टेटस है देवेंद्र फडणवीस के कास्ट का, और वो चीज़ जो कि आमतौर पे कास्ट ड्रिवन पॉलिटिक्स में डिमेरिट मानी जाती है, महाराष्ट्र के संदर्भ में कहा जा सकता है कि यही देवेंद्र फडणवीस का मेरिट भी है। क्या? बिल्कुल देवेंद्र, मेरे साथ सचिन चौधरी भी मुंबई से जुड़ चुके हैं। सचिन, महाराष्ट्र में क्या चर्चा चल रही है, किसे कितने मंत्री पद दिए जाएंगे और जातिगत समीकरण किस तरीके से हमें इस मंत्रिमंडल में दिखाई दे सकता है? जी देखिए, महाराष्ट्र का मंत्रिमंडल का खाका जो है आज इस बैठक में तय किया जाएगा। जो अनुमान है कि अजीत पवार को 9 से 10 जो है मंत्री पद दिए जा सकते हैं उनके पार्टी को, और शिवसेना शिंदे गुट जो है वो उनका 10 का एक कोटा बनता है, तो वो चाहेंगे कि 12 मंत्री पद जो है उनके पार्टी को मिले, और बीजेपी जो है करीबन 22 से 23 जो है मंत्री पद अपने पास रख सकती है। अब रही बात कि कास्ट वाइज कैसे इसको एडजस्ट किया जाएगा, तो जाहिर सी बात है कि नेताओं को जिनको मंत्री या विभाग देने हैं उसको लेकर बैठक में मोटे तौर पर चर्चा होगी, इतनी डिटेल में चर्चा नहीं होगी, लेकिन उस पार्टी का वो अधिकार रहेगा कि वो किस कास्ट के किस नेता को मंत्रिमंडल में स्थान देते हैं। लेकिन अमूमन आने वाले जो 2 दर्जन से ज्यादा महानगर पालिका और स्थानीय निकाय को चुनाव पेंडिंग है, पिछले 2 से 3 वर्षों में कोविड के कारण वो नहीं हो पाए थे, जिसमें मुंबई महानगर पालिका, ठाणे, नई मुंबई, पनवेल, पुणे, सोलापुर, कोल्हापुर, ऐसी बड़ी महानगर पालिकाएं, संभाजीनगर, तो एक ग्राउंड लेवल का चुनाव होगा, और इसमें कैडर जो है किसके साथ रहना, इसकी और एक टेस्ट होनी बाकी है। तो इसको ध्यान में रखते हुए हर पार्टी जो है हर रीजन के जरिए जो है वो कास्ट का इक्वेशन बिठाना चाहेगी। बीजेपी के साथ जो है इस बार दलित वोट भी जुड़ा हुआ है, उसके पास मराठा वोटर जो है वो भी उनके साथ जुड़ा है, जो लोकसभा के वक्त उनसे पिछड़ गया था, और खास तौर पर आदिवासी वोटर जो है वो भी उनके साथ जुड़ा हुआ है।
तो इन जातियों के जो मंत्री है या जो नेता है उनको मंत्रिमंडल में शामिल करने का फैसला जो है वो नेता डिस्कस करेंगे। हालांकि उसकी चर्चा थोड़ी बहुत होगी, लेकिन ये बाद में तय किया जाएगा। मोटे तौर पर कोटा क्या होगा, 43 का जो कोटा है महाराष्ट्र में, तो उसमें हो सकता है कि 22-23 बीजेपी, 10 से 12 जो है शिंदे और 9 से 10 जो है वो अजित पवार, इनके पास ये कोटा चला जाए। इसके बाद जो खास तौर पर जो विभाग है, यानी कि जो हैवीवेट मंत्रालय है, जैसे कि गृह विभाग जो है बीजेपी अपने पास रखेगी, ऊर्जा जैसा मंत्रालय अपने पास रखेगी, सिंचाई जैसा विभाग जो है वो अपने पास रखेगी। शिंदे गुट जो है चाहेगा कि नगर विकास जो यानी कि अर्बन डेवलपमेंट जैसा बड़ा मंत्रालय उनके पास था, जिसका फंड भी काफी ज्यादा है, जिसका बजट भी काफी ज्यादा है, वो मंत्रालय। इसके अलावा पीडब्ल्यूडी मंत्रालय अपने पास रखना चाहेगी। जनता से जुड़े जो डिपार्टमेंट है, जैसे सामाजिक न्याय का मंत्रालय है, स्वास्थ्य विभाग है, शिक्षा विभाग है, वो अपने पास रखना चाहिए। पिछले सरकार में जो उनके पास ये विभाग थे तो उन्हीं को बरकरार रखना चाहेंगे। इसके अलावा और वो दूसरे मंत्रालय की मांग कर सकते हैं, बार्गेनिंग कर सकते, क्योंकि कह सकते कि अब जो है मुख्यमंत्री पद से अगर वो डिप्टी जो है मुख्यमंत्री पद पर शिवसेना अगर आती है तो उनके भी त्याग को जो है ध्यान में रखा जाए। इस तरह की बात वहां पर हो सकती है और उसके बदले में वो कुछ पाना चाहेंगे। अजित पवार जो है वो वित्त मंत्रालय नहीं छोड़ेंगे, कतई नहीं छोड़ेंगे। जिस तरह से अजित पवार का स्वभाव है, वो उस मंत्रालय का उन्होंने कारोबार भी काफी संभाला है, तो वो मंत्रालय चाहेंगे। और पश्चिम महाराष्ट्र में सहकारिता, जहां शरद पवार का गढ़ माना जाता है पश्चिम महाराष्ट्र, चीनी मिल यानी कि शुगर फैक्ट्रीज काफी ज्यादा और सहकारिता की पॉलिटिक्स वहां पर काफी हावी रहती है। तो ऐसे में अजित पवार का मुकाबला ज्यादातर शरद पवार के एनसीपी से होता है और उन सीटों पर, उन जगहों पर शरद पवार को मुकाबला करने के लिए अजित पवार सहकारिता मंत्रालय जो है वो अपने पास रखना चाहेंगे। इसके अलावा कृषि मंत्रालय जो है वो भी अजित पवार के पार्टी के पास था, धनंजय मुंडे उसके मंत्री थे, तो वो एक बड़ा मंत्रालय है। महाराष्ट्र में किसानों की काफी समस्या है, आत्महत्या का मुद्दा लगातार उठता ही रहता है। तो ऐसे में जो बड़े मंत्रालय है वो अपने पास वो रखना चाहेंगे। इसमें मंत्री कौन होंगे ये वो डिसाइड करेंगे। हालांकि इसकी चर्चा होगी, कुछ नाम वो बता सकेंगे कि ये मंत्री, ये ऑप्शन हमारे पास है, इस रीजन में यहां पर हम ये मंत्री दे सकते हैं। लेकिन मोटे तौर पर खाका जो है आज तैयार किया जाएगा। मुख्यमंत्री पद पर एक तरह से मुहर लग जाएगी, जैसे देवेंद्र जी ने कहा कि इसका औपचारिक ऐलान आज नहीं किया जा सकता, क्योंकि बीजेपी के एक पार्टी के अनुशासन है, उनकी विधायक दल की बैठक होगी, उसमें पर्यवेक्षक जो है वो आएंगे और फिर विधायक जो है एक नेता चुनाएंगे और औपचारिकता रहेगी, लेकिन उसको पूरा किया जाएगा। और लेकिन खास तौर पर तस्वीर जो है वो साफ आ जाए, सामने जो आज आ जाएगी कि मंत्रिमंडल में किसकी क्या हिस्सेदारी होगी, किसके खाते में कौन कौन से मंत्रालय आ सकते हैं। जी प्रिया। बिल्कुल सचिन, देवेंद्र का रुख करती हूँ। देवेंद्र अमित शाह के घर पर ही इस वक्त मौजूद हैं। देवेंद्र, जिस तरीके से ये जरूर हमने देखा कि महाराष्ट्र में एक पोस्टर वॉर चला, देवेंद्र फडणवीस के जो समर्थक है वो उनके पोस्टर्स लगा रहे थे, अजित पवार के भी पोस्टर्स लग रहे थे और एकनाथ शिंदे के भी। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि अचानक दोनों पीछे हट गए और फिर देवेंद्र फडणवीस आगे हो गए और सीएम के तौर पर उन्हें एक्सेप्ट दोनों ही नेताओं ने कर लिया? भाजपाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ये अचानक नहीं था। पहले से चुनाव के दरमियान भी हालांकि मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान नहीं किया जा रहा था। ये कहा जा रहा था कि एकनाथ शिंदे क्योंकि मौजूदा मुख्यमंत्री हैं तो उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ने जा रहे हैं और बाद में महायुति बैठ के फैसला कर लेगी चुनाव नतीजों के बाद। तभी तय माना जा रहा था कि अगर बीजेपी 95 से 100 का आंकड़ा क्रॉस कर लेती है, उसके आसपास पहुंचती है, तो फिर बीजेपी जरूर ये चाहिए कि मुख्यमंत्री उसका अपना हो। इसके पीछे के बैकग्राउंड को उठा के देखें तो उद्धव ठाकरे जैसे प्रमुख और भरोसेमंद सहयोगी, जो कि सालों साल के सहयोगी थे, तकरीबन 3 दशकों का सहयोग था, उस सहयोगी को बीजेपी ने छोड़ा या वो सहयोगी बीजेपी से अलग हुए, तो इसी वजह से कि बीजेपी मुख्यमंत्री का 2.5 साल का रोटेशन फॉर्मूला भी एक्सेप्ट नहीं कर रही थी। तो ऐसे में जब उद्धव ठाकरे जैसे प्रमुख सहयोगी को छोड़ दिया गया क्योंकि सीएम का रोटेशन फॉर्मूला मंजूर नहीं था, तो ये कैसे संभव था कि फिर बीजेपी इतने नंबर्स आने के बाद मुख्यमंत्री की कुर्सी किसी और को दे दे। एकनाथ शिंदे को उस समय मुख्यमंत्री कम नंबर्स रहने के बावजूद इसलिए दिया गया क्योंकि बीजेपी तब इस नैरेटिव में नहीं चाहती थी फंसना कि शिवसेना, फिर ये नैरेटिव देखें कि बीजेपी ने शिवसेना को तोड़वाया और इसलिए कि उसको अपनी कुर्सी चाहिए थी। लेकिन वो सिर्फ उस 2.5 साल की बात थी। उसके बाद ये तय था कि बीजेपी के नंबर से अगर आएंगे 95 से 100 या उससे अधिक, तो हर हाल में बीजेपी अपना मुख्यमंत्री चाहेगी। और इस बार नंबर तो इतने जबरदस्त रहे बीजेपी के कि समझा जा सकता है कि 132 सीटें जीतने के बाद
ये कैसे संभव था कि बीजेपी मुख्यमंत्री की कुर्सी किसी और को दे। अजित पवार को भी ये बखूबी मालूम था। एकनाथ शिंदे को शायद थोड़ी बहुत उम्मीद रही होगी कि हो सकता है कि बीजेपी के भीतर की जो अंदरूनी राजनीति हो वो किसी इस प्रकार की तस्वीर को उभरा दे जिसके चलते शिंदे को फिर से मुख्यमंत्री की कुर्सी मिल जाए, लेकिन सिर्फ वो कपोल कल्पना जैसी चीज़ थी, ये संभव था नहीं। और वही हुआ कि देवेंद्र फडणवीस को बीजेपी मुख्यमंत्री बनाने की लगभग पूरी तैयारी कर चुके हैं, महज एक औपचारिकता भर बाकी है। और ये कोई सरप्राइज वाली बात नहीं है। अभी जैसे शिंदे चाहे, भले ही शिंदे खेमे से ये समझ में आ रहा हो कि उनको ऐसा लग रहा है कि उनके साथ बहुत न्याय नहीं हुआ, या अजित पवार खेमे से क्लेम किया जाए कि मुख्यमंत्री उनको होना चाहिए था, लेकिन अंदर खाने उन नेताओं को भी बखूबी मालूम होगा कि ऐसे नंबर आने के बाद तो सवाल ही नहीं पैदा होता है कि बीजेपी मुख्यमंत्री की कुर्सी किसी और को दे दे, क्योंकि आपके अपने कार्यकर्ता, आपने अपने विधायक, आपने अपने संगठन का भी दबाव रहता है। वो इस जोश खरोश के साथ अगर काम किए कि 80% से ज़्यादा स्ट्राइक रेट रहा, तो इस वजह से कि हाँ मुख्यमंत्री की कुर्सी उनको अपने खेमे में चाहिए, वही काम बीजेपी का टॉप लीडरशिप कर भी रहा है। जी बिल्कुल सचिन, जिस तरीके से हमने देखा महाराष्ट्र के चुनावों में देवेंद्र फडणवीस ने हिंदुत्व के नारे को बुलंद किया और बटोगे तो कटोगे, एक रहेंगे सेफ रहेंगे। भले उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने कहा हो, लेकिन महाराष्ट्र में पूरा जो इलेक्शन है इसी के इर्द गिर्द घूमता रहा। और अब क्या ये माना जाए, जो नारा बीजेपी ने इलेक्शंस के लिए बनाया था, स्लोगन बनाया, अब वो हमें अगले 5 साल महाराष्ट्र में नजर भी आने वाला है? जी बिल्कुल दिखेगा, क्योंकि आने वाले दिनों में जैसे मैंने कहा कि 2 दर्जन से ज्यादा बड़ी महानगर पालिकाएं जो है उनका चुनाव होना है, और चुनाव में भी इस मुद्दे को लाया जाएगा। खास तौर पर अगर हम जो योगी आदित्यनाथ की बात करें तो जैसे उन्होंने करीबन 11 सभाएं की थी और उन्होंने 23 प्रत्याशियों के लिए सभाएं ली थी, जिसमें से कि बीजेपी के 18 प्रत्याशी थे और उसमें से जिन सीटों पर, जिन चुनाव क्षेत्र में उन्होंने सभाएं ली, 17 प्रत्याशी जो है उनके चुनाव जीते, यानी कि उनका जो स्ट्राइक रेट है 95 का रहा है योगी आदित्यनाथ का। और इस नारे का असर जो है तमाम जहां पर उन्होंने प्रचार किया वहां पर महायुति को बड़ी जीत मिली, जिसमें शिंदे शिवसेना के उम्मीदवार थे। अजित पवार थोड़ा किनारा करते रहे इस नारे से, लेकिन उनको भी इसका फायदा हुआ है, क्योंकि जिस तरह से मौलाना के फतवे निकले, मौलाना सज्जाद नोमानी हो या फिर सलमान अजहरी हो या फिर दूसरे छोटे जो मौलाना हो अलग अलग शहरों के, तो उसके कारण हिंदू वोट बैंक जो है वो एक साथ आया, एक मुश्त आया। और देवेंद्र फडणवीस ने इसको वोटों का धर्मयुद्ध कह के इस चुनाव में प्रोजेक्ट किया, तो इसका असर जो है काफी हिंदुत्ववादी वोटरों पर हुआ, और जिसके कारण महायुति को बड़ी सफलता मिली। तमाम सारे मुद्दे थे, लाडली बहना थी, बीजेपी का माइक्रो मैनेजमेंट था, इन तमाम आरएसएस का जो है और साधु संतों का खासतौर पर योगदान रहा है इस नारे को लेके जाने में। उन्होंने आरएसएस और साधु संतों ने करीबन 60,000 छोटी छोटी कॉर्नर सभाएं भी की थी। तो इन तमाम बातों को जो है लोगों के दिलों तक पहुंचाया गया और सभी कड़ियां जो है आपस में जुड़ी, और जिसके कारण बीजेपी को अनपेक्षित थी इतनी ऐतिहासिक जीत मिली। बीजेपी 132 और 5 निर्दलीय का समर्थन जोड़े तो 137 उनका आंकड़ा होता है। और दूसरी बड़ी बात कि बीजेपी ने एकनाथ शिंदे की शिवसेना में और अजित पवार के एनसीपी में अपने कुछ ऐसे उम्मीदवार भेजे थे, क्योंकि वो सीट उनके कोटे में गई थी, जैसे मुरजी पटेल जो अंधेरी वेस्ट ईस्ट से लड़ते हैं वो थे बीजेपी के, लेकिन शिंदे शिवसेना से जीत क्या है। नारायण राणे के बेटे नीलेश राणे बड़े बेटे हैं, वो जो है कुडाल से लड़े और वहां से वो जीत क्या है, लेकिन है वो मूल बीजेपी के। तो बार्गेनिंग पावर जो है कहीं ना कहीं खत्म हो गई। अगर देवेंद्र फडणवीस एक इशारा कर दे या एक संदेश दे दे तो ये 11 विधायक कभी भी उनके लिए तैयार रह सकते हैं। तो ऐसे में शिंदे शिवसेना हो या फिर अजित पवार हो या पूरी महाविकास आघाड़ी हो, इनके मिलकर भी बहुमत के आंकड़े को या जो है नहीं छू पाते हैं, इसलिए दोनों के पास कोई बार्गेनिंग पावर बची नहीं है। इसलिए हमने देखा कि अजित पवार ने तुरंत ही कह दिया कि बीजेपी का, देवेंद्र फडणवीस का अगर वो सीएम बनते तो उनका समर्थन रहेगा। शिंदे जो है थोड़ी बहुत कोशिश करते रहे, लेकिन बाद में वो भी मान गए और उन्होंने कहा कि लाडली बहना से लाडला भाई जो है मेरे लिए सबसे बड़ा पद है, और अमित शाह और नरेंद्र मोदी जो भी कहेंगे मैं उसे मानूंगा। अनकंडीशनल एक तरह से उन्होंने बीजेपी को सपोर्ट दिया और उन्होंने साफ साफ कह दिया कि बीजेपी जो भी उनका मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार होगा उसका शिवसेना और खुद वो समर्थन करेंगे। तो इससे आप साफ अंदाजा लगा सकते हैं कि उनके जो दो सहयोगी है उनके पास कोई ज्यादा बार्गेनिंग पावर नहीं बची है। हालांकि बीजेपी उनका सहयोग करेगी, उनका सम्मान पूरा रखेगी, क्योंकि आने वाले दिनों में बड़े महानगर पालिकाओं के चुनाव है और उद्धव ठाकरे को अगर जड़ से खत्म करना है, उनकी पार्टी को खत्म करना है, उनका अस्तित्व को खत्म करना है,
पार्टी के राजनीतिक अस्तित्व को खत्म करना है तो फिर उन चुनाव तक जो है कम से कम और आगे भी एकनाथ शिंदे और अजित पवार इन दोनों सहयोगियों का सम्मान करते हुए, उन्हें उचित सम्मान देते हुए और उचित स्थान देते हुए आगे साथ लेकर चलना होगा। और यही कोशिश जो है अमित शाह आज कर रहे हैं। इससे एक मैसेज भी दे रहे कि हम देखो अपने सहयोगी से चर्चा करते हैं और उसके बाद मंत्रिमंडल और सरकार का गठन करते हैं। जी प्रिया। बिल्कुल देवेंद्र, जिस तरीके से भी सचिन बता रहे थे कि अब अजित पवार और एकनाथ शिंदे के पास बहुत ज्यादा ऑप्शन है नहीं, बार्गेन कर नहीं सकते हैं, तो क्या ये मंत्रालयों में भी नजर आने वाला है? कौन कौन से वो बड़े मंत्रालय होंगे जो देवेंद्र फडणवीस और बीजेपी अपने पास रखना चाहेगी, और वो कौन कौन से मंत्रालय होंगे जो अजित पवार और एकनाथ शिंदे को दिए जा सकते हैं? देखिए, 3 प्रमुख मंत्रालय माने जाते हैं किसी भी सरकार में। महाराष्ट्र की सरकार के हिसाब से अगर बात करें तो 3 बहुत प्रमुख मंत्रालय हैं जो हैवी वेट मिनिस्ट्री जिनका कह सकते हैं आप। पहला होम, दूसरा फाइनेंस और तीसरा नगर विकास। और ये तीनों इस लिहाज से, जैसे होम की बात करें तो होम किसी भी सरकार में माना यह जाता है कि सरकार की जो कुंजी होती है, जो की होता है, वो होम मिनिस्ट्री होता है। और ऐसे कंडीशन में कोई भी मुख्यमंत्री आमतौर पर चाहता है कि होम मिनिस्ट्री उसके पास ही रहे। तो बीजेपी के पास इस परिदृश्य में महाराष्ट्र में होम मिनिस्ट्री बीजेपी के पास रहेगा, लगभग तय मानिए। अजित पवार पिछली बार भी उनके पास फाइनेंस था, इस बार भी उनको फाइनेंस दिया जाएगा, जो कि दूसरी हैवी वेट मिनिस्ट्री है। और तीसरी जो हैवी वेट मिनिस्ट्री है नगर विकास, जिसमें जितने बड़े प्रोजेक्ट्स आप देखते हैं, जैसे सेंटर के सहयोग से भी जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं वो सब नगर विकास के अंतर्गत आते हैं। और वहाँ पर वो चमकाने का मौका होता है कि उस प्रोजेक्ट को सफलतापूर्वक पूरा करके वो खेमा ये दिखाए, वो मंत्री ये दिखाए कि किस प्रकार से अच्छा काम किया गया, तो वो विजिबल नज़र आता है डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। तो ऐसे में शिंदे ज़रूर ये चाह रहे हैं कि नगर विकास उनके पास रहे। और जो हमें सोर्सेज को द्वारा जानकारी मिली, शुरू में बीजेपी शायद इस बात को लेकर पक्षधर थी कि नगर विकास भी बीजेपी के पास ही रहना चाहिए, लेकिन बाद में बीजेपी को शायद ये एहसास हुआ कि अगर मुख्यमंत्री की कुर्सी उनसे ली जा रही है तो कम से कम नगर विकास उनके पास रहने दिया जाए, और नगर विकास एकनाथ शिंदे के जिम्मे ही दिया जाएगा। इसके अलावा बाकी जो मिनिस्ट्रीज हैं, जैसे एनर्जी मिनिस्ट्री, हेल्थ मिनिस्ट्री, ये सब बड़ी अच्छी मिनिस्ट्री मानी जाती है। लेकिन इन 3 मंत्रालयों के बाद ही इनका नंबर आता है। वो आपस में लोग अलग अलग खेमे में बांट लेंगे। वहाँ पे कोई बहुत बड़ी समस्या वाली बात नहीं थी। असली जो समस्या थी वो इन 3 हैवी वेट मिनिस्ट्री को लेकर थी। दूसरी एक चिंता ये ज़रूर रहेगी महायुति के तीनों ही दलों के कि कॉम्बिनेशन ऐसा बनाए कि क्षेत्र वाइज और कास्ट वाइज भी रिप्रेजेंटेशन सभी को मिल जाए। क्योंकि जैसे कि शुरू में मैंने आपको कहा कि ये जो मैंडेट है महायुति के लिए, वो दिखा रहा है कि किसी रीजन पे निर्भर नहीं है, बल्कि हर एक रीजन में पार्टी को सफलता हासिल मिली, गठबंधन को सफलता हासिल हुई है। किसी कास्ट पे निर्भर नहीं है, बल्कि हर एक कास्ट वाले इलाके में महायुति को सफलता मिली है। और ऐसे में जो सरकार की रूपरेखा होगी उसमें उसका रिफ्लेक्शन होना चाहिए। ये कोशिश अमित शाह के द्वारा जरूर की जाएगी। प्रिया। बिल्कुल सचिन, जिस तरीके से देवेंद्र बता रहे हैं कि नाराज नहीं किया जाएगा अजित पवार को भी और एकनाथ शिंदे को भी, बीजेपी बैलेंस बनाने की कोशिश करे, लेकिन जब लोकल बॉडी इलेक्शंस है, नगर निकाय के चुनाव हैं, तो ऐसे में जो हमें पूरा मंत्रिमंडल दिखेगा वो किस तरह से नजर आने वाला है कि इसका फायदा अब आगे के जो लोकल बॉडी इलेक्शंस है उसमें भी नजर आए? जी बिल्कुल, इसका खास तौर पर फिलहाल अभी जो मंत्रिमंडल में जिन चेहरों को स्थान दिया जाएगा, इस बात का खास ध्यान रखा जाएगा कि लोकल बॉडी चुनाव इलेक्शन में वो उनका जो गणित है उसमें वो फिट बैठे। जैसे कि अगर हम मुंबई की बात करें तो मुंबई में कास्ट का फैक्टर ज्यादा नहीं चलता, लेकिन मराठी, नॉन मराठी, उत्तर भारतीय चेहरा, इस तरह से कॉम्बिनेशन बिठाया जाएगा। कुछ उत्तर भारतीयों को भी जो है मंत्रिमंडल में मुंबई से स्थान दिया जा सकता है। जैसे कि 2014 के देवेंद्र फडणवीस की सरकार में विद्या ठाकुर, जो उत्तर भारतीय चेहरा है, गोरेगांव से विधायक थी, इस बार भी चुनी है, जीतकर आई है, तो उनको या फिर और दूसरे जो नेता है उत्तर भारतीय चेहरा, उनको स्थान दिया जा सकता है। मुंबई में जो बड़े नेता है, जैसे कि आशीष शेलार, मुंबई के बीजेपी के अध्यक्ष है, लेकिन 2014 के आखिरी 6 महीने में उनको मंत्रिमंडल में शामिल किया गया था। और पिछली सरकार में जब ये 2.5 वर्ष की सरकार चली तो उसमें उनको स्थान नहीं दिया गया था। तो क्या उनको भी एक मौका मिल सकता है, क्योंकि वो भी एक मराठा चेहरा है। तो ऐसे कॉम्बिनेशन बिठाया जाएगा। अगर हम विदर्भ की बात करें तो विदर्भ में कुणबी और ओबीसी का एक बड़ा फैक्टर जो है वो बीजेपी के साथ इस बार जुड़ा हुआ है। और इसमें प्रमुख भूमिका पार्टी के महाराष्ट्र के जो बीजेपी के अध्यक्ष है चंद्रशेखर बावनकुले, उन्होंने भी निभाया था। और जब 2019 में उनका टिकट कटा था तो बीजेपी को वहां पर
13 सीटों का जो है नुकसान भुगतना पड़ा था। तो इस बार हो सकता है कि चंद्रशेखर बावनकुले को हम मंत्रिमंडल में देख पाएंगे, मंत्रिमंडल उनका समावेश किया जा सकता है। दूसरा, पश्चिमी विदर्भ की बात करें तो वहां पर संजय कुटे जो कि ओबीसी मंत्रालय के मंत्री रह चुके हैं देवेंद्र फडणवीस की सरकार में आखिरी के दौर में, जब मंत्रिमंडल का एक्सपेंशन हुआ था आखिरी की 6 महीने में, तो उनको एक मौका फिर से दिया जा सकता है क्योंकि पिछली सरकार में उनको मंत्री नहीं दिया गया, उनको मंत्रिपद नहीं दिया गया था और उन्होंने पश्चिमी महाराष्ट्र की बीजेपी की खासतौर पर कमान, पश्चिमी विदर्भ की खासतौर पर कमान संभाली हुई थी। अगर हम बात करें आदिवासी मंत्रियों की तो विजय कुमार गावित जो है पिछली बार आदिवासी मंत्री थे, बीजेपी के कोटे से नंदुरबार उत्तर महाराष्ट्र का प्रतिनिधित्व करते हैं, लेकिन इस बार जो है अजित पवार की पार्टी के पास अगर ये डिपार्टमेंट जाता है तो वहां पर धर्मराव बाबा अत्राम जिन्होंने अपने ही खुद के बेटी को हराया था, जो शरद पवार के पार्टी से खड़ी रही थी, और उनके अलावा उनका एक जो भतीजा है वो भी उनके खिलाफ निर्दलीय खड़ा था। तो कई सारे ऑप्शंस उनके पास है कि किस चेहरे को हम प्रोजेक्ट कर सके। तो जहां पर नगर पालिका के, महानगर पालिका के चुनाव है, माली समाज यानी कि ओबीसी समाज के बहुत बड़े नेता है छगन भुजबल, उनका भी अजित पवार गुट से मंत्रिमंडल में शामिल होना लगभग तय है क्योंकि मराठा वर्सेस ओबीसी की लड़ाई जब चल रही थी तो छगन भुजबल ने काफी बड़े पैमाने पर यह मोर्चा संभाला था और उन्होंने जरांगे पाटिल के खिलाफ भी जो है प्रति सभाएं की थी, जवाब देने के लिए सभाएं की थी। धनगरों की बात करें तो धनगरों में वहां पर गोपीचंद पडलकर एमएलसी है, वो विधान परिषद के सदस्य है, जज से सांगली से वो चुनाव जीते हैं, पहली बार वो विधानसभा का चुनाव जीते हैं। वो एक उनके पास बड़ा चेहरा है, धनगर को प्रतिनिधित्व करते हैं और इस बार धनगर जो वोट बैंक है वो बीजेपी से खिसक जाएगा, इस तरह की आशंका जताई जा रही थी क्योंकि धनगर जो है बीजेपी आदिवासियों का आरक्षण खत्म करके वो धनगरों को देना चाहिए क्योंकि धनगर ये मांग कर रहे थे कि आदिवासियों के श्रेणी में उन्हें डाला जाए, इसलिए लड़ाई चल रही है, कोर्ट में मामला चल रहा है। लेकिन ये नैरेटिव सेट करने का प्रयास किया गया था महाविकास आघाड़ी की तरफ से कि आदिवासियों का आरक्षण जो है वो धनगरों को दिया जाएगा और बीजेपी महायुति ये काम करेगी। लेकिन इस नैरेटिव को खत्म करने का काम जो है, भूमिका जो है धनगर जो नेता है बीजेपी के महायुति के, उन्होंने निभाई थी, जिसमें गोपीचंद पडलकर जो एक बड़ा नाम है। उसके अलावा राम शिंदे जो कि रोहित पवार करजत जामखेड़ा अहमदनगर से आते हैं, उनके खिलाफ चुनाव लड़ा लेकिन वो हार गए थे बहुत कम वोटों से, 1200 वोटों से चुनाव हारे, लेकिन वो एमएलसी है और देवेंद्र फडणवीस की सरकार में वो मंत्री रह चुके हैं, तो उनका भी एक ऑप्शन बीजेपी के पास है। तो ऐसे कई सारे जो ऑप्शन है हर पार्टी के पास है। मराठाओं में तो कई सारे ऑप्शन है, अजित पवार से लेकर खुद एकनाथ शिंदे है, शंभूराजे देसाई है, दिलीप वळसे पाटिल है, बीजेपी के पास भी कई सारे बड़े जो है मराठा जो है वो चेहरे हैं। तो कास्ट और कॉम्बिनेशन जो है रीजन वाइज उसका जो है गणित बिठाया जाएगा और किस रीजन में किस पार्टी का प्रभुत्व ज्यादा है, वहां किस नेता की वहां पर स्ट्रांग होल्ड है, उसको देखते हुए किस कास्ट का कहां पर स्ट्रांग होल्ड है, किसकी ज्यादा वोट वहां पर है, उसको देखते हुए उस तरह से मंत्रिमंडल में उनको स्थान दिया जा सकता है। प्रिया, बिल्कुल, एक बार देवेंद्र का रुख करते। देवेंद्र, अभी कब तक की बैठक चलने वाली है और अंदर अब तक क्या कुछ नाम फाइनल हो चुके हैं? देखिए, कब तक ये बैठक चलने वाली है वो तो बैठक खत्म होने के बाद ही पता चलेगा। ऐसा नहीं है कि मिनट टू मिनट ब्रीफ किया जाएगा और अंदर जो कुछ तय हो रहा है आप अंदाजा लगाइए कि अगर गृह मंत्री अमित शाह कोई बैठक कर रहे हो जिसमें एकनाथ शिंदे हो, देवेंद्र फडणवीस हो, अजित पवार हो, तो बैठक खत्म होने के बाद भी अगर जानकारी मिल जाए तो बड़ी बात होगी। अमित शाह की बैठक ऐसे नहीं होती है कि बैठक चल रही हो अंदर से लगातार इन्फॉर्मेशन दिया जाए, लेकिन ये जरूर है कि क्योंकि महाराष्ट्र में को अगर देखें तो मोटे तौर पर तो चीज़ जो बताई गई है लगभग उसी लाइन पर रहेगी और निटी ग्रिटी की जो चीज़ें तय की जाएंगी अंदर, उसमें देखना होगा कि बैठक खत्म होने के कितनी देर बाद किस खेमे से कौन सा इन्फॉर्मेशन आता है। लेकिन वो एक मशक्कत भरा काम ज़रूर रहेगा क्योंकि ये नेता जब यहाँ से निकलेंगे तो अमित शाह पता नहीं इनको क्या इंस्ट्रक्शन दे कि बाहर मीडिया से बात करना है या नहीं करना है, क्योंकि आमतौर पर गृह मंत्री अमित शाह से मिलने के बाद नेता बाहर आके कोई बयान दे दे ऐसा होता नहीं है और कोशिश ये की जाती है गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा कि उन नेताओं को ये भी बताएं कि सही समय पे ही सही बात बोलें, ऐसा ना हो कि कुछ भी बोलें। तो फिलहाल बैठक खत्म होने का इंतजार किया जा रहा है।